एवरीवन, आई एम भावना साहनी और आज हमारे सैम्पल पेपर चैलेंज 30 डेज चैलेंज का डे 1 है। एंड इस डे 1 में हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर 1 राइट। इस डे 1 में हम सॉल्व कर रहे हैं सैम्पल पेपर 1 और सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे कैसे, टिप्स एंड ट्रिक्स सब शेयर करी जाएंगे इन 30 डेज में। तो आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो दिस 30 डेज सैम्पल पेपर चैलेंज, जिसमें आप इंग्लिश के लिए फुली प्रिपेयर हो जाओगे और आपको फिर सीधा बोर्ड्स के प्रिपरेटरी हॉलीडेज में इंग्लिश पढ़नी है राइट। तो सबसे पहले सबको पता है कि ये जो पेपर है ये 3 आवर्स का है। एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है? जनरल इंस्ट्रक्शंस ये बोलते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है रीडिंग, दूसरा है ग्रामर एंड राइटिंग एंड तीसरा है लिटरेचर राइट। वी हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट। तो हर एक पार्ट के लिए जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो जो पहला सेक्शन है वो है रीडिंग स्किल्स एंड ये सेक्शन जो है ये 20 मार्क का है। इस सेक्शन में कितने क्वेश्चन है? इस सेक्शन में 2 क्वेश्चन है और दोनों कॉम्प्रीहेंशन है। देखो, कॉम्प्रीहेंशन करने के 3 तरीके होता है। पहला तरीका कॉम्प्रीहेंशन को रीड किया और फिर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। दूसरा तरीका होता है कि पहले सारे क्वेश्चंस रीड करें और फिर कॉम्प्रीहेंशन को रीड किया और कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट कर लिया। और तीसरा तरीका जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये करती हूँ कि एक क्वेश्चन रीड करा वापस कॉम्प्रीहेंशन पे आए, दूसरा क्वेश्चन रीड करा वापस कॉम्प्रीहेंशन पे आए, तीसरा क्वेश्चन रीड करा वापस कॉम्प्रीहेंशन पे आए। देखो, अगर आप ये 30 डेज चैलेंज फॉलो करते हो इंग्लिश का, आई गारंटी यू कि जो आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा ना, उसमें आपका एक कॉम्प्रीहेंशन खत्म हो जाएगा और आपके सेक्शन ए के 10 मार्क पूरे। बट पूरे फोकस के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हमने एक कोशिश करनी है कि 15 मिनट में हमें ये कंप्लीट करना है। अगर आप अपना टारगेट लगाते हो 15 मिनट में एक स्टार्टिंग में, तो गारंटी के साथ इन 30 दिनों में 30 दिन के बाद 10 मिनट में आप एक कॉम्प्रीहेंशन करोगे और 20 मिनट्स में आपका एक कॉम्प्रीहेंशन डन, सेकेंड कॉम्प्रीहेंशन डन, फिर सेक्शन ए भी डन। 20 मिनट में सेक्शन ए हो सकता है, बट उसके लिए आपको ये 30 डेज का चैलेंज फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्शन ए जो है रीडिंग स्किल का, इसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अब जो मेरा तरीका है वो ये कहता है कि भाई पहले क्वेश्चन रीड करो फिर आंसर ढूंढो कॉम्प्रीहेंशन में, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, 99% बार ऐसे ही होता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहले स्टैंजा में मिल जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का आपको दूसरे स्टैंजा में मिल जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे कंटिन्यू होता है। और 2-3 क्वेश्चन तो बीच में ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको स्टैंजा रीड भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अगर हम अपना पहला क्वेश्चन देखें कॉम्प्रीहेंशन का, वो ये कहता है व्हाई डज द राइटर से दैट नॉइज हैज implications on our nation's ecology, health and productivity, eliminate the incorrect option। प्लीज ये इनकरेक्ट और नॉट पे बहुत ध्यान रखना है एमसीक्यूज में। अब राइटर ये बोलता है कि नॉइज का हमारे नेशन की इकोलॉजी पे, हेल्थ पे और प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट होता है। उन्होंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए, हम चारों में से हमें बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ठीक है, अब आते हैं हम स्टैंजा पे। स्टैंजा बोलता है हमारा, ऑल्दो pollution of land, sea and air has been well documented, the latest and the least recognized version is the swelling tide of noise which is engulfing in urban as well as rural area. This has long-term implication on ecology, health and productivity of a fast developing country like India। तो देखो, ये सारे पॉइंटर्स जो यहाँ मेंशन है ना, मेरे को इस स्टैंजा में दिख रहे हैं सिवाय एक के, ठीक है। अब देखते हैं, बिकॉज इट हैज ओवरवेल्म्ड बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया, ये रहा इसका मतलब दैट इट हैज ओवर इनगल्फ्ड अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज इट इज कन्वीनियंटली डिसमिस्ड, हम इसको डिसमिस नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज इट्स इफेक्ट्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड। येस, इट्स इफेक्ट्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। बिकॉज इट्स इफेक्ट्स आर नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड, भाई इन दोनों में से एक ही इनकरेक्ट हो सकता है, ये तो हमें ऑप्शन देख के ही पता लग गया। तो येस, द करेक्ट आंसर इज कि जो इसके इफेक्ट्स है वो वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है। दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, वी हैव टू एलिमिनेट दिस। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर in the given line, even at 50 decibel sounds, ठीक है, can awaken a person from a deep slumber, ठीक है। जो 50 डेसिबल साउंड है वो एक पर्सन को डीप स्लम्बर से भी उठा सकती है। तो इसमें टोन क्या है राइटर की, ये देखनी है। और ये स्टैंजा कहाँ पे गिवन है? ये लाइन पैराग्राफ 5 में गिवन है, तो हम सीधा पैराग्राफ 5 पे ही चलते हैं। ये रहा पैराग्राफ 5। Recreational noise, another ugly facet, is becoming more widespread in cities and towns.
Loudspeakers are turned at full volume during marriages, festival, jagran, musical program, particularly at night, without the least consideration for others. Even at 50 decibel, sound can awaken a person from deep slumber. तो यहाँ पे पोएट हमें एक अफेक्ट बता रहा है, डेडली इम्पैक्ट बता रहा है नॉइज पोल्यूशन का जो लोगों पे होता है, ठीक है. जो रिक्रिएशनल नॉइज है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो सिटीज़ और टाउन्स में हो रही है. लाउड स्पीकर्स चला दिए जाते हैं, टीवी हाई वॉल्यूम्स में चला दिए जाते हैं, जागरण, म्यूजिकल प्रोग्राम्स, इन सब पे हाई वॉल्यूम पे चीज़ें चल रही होती है विदाउट कंसिडरिंग द अदर पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली. तो 50 डेसिबल जो कि जो साउंड है, इट कैन अवेक पीपल फ्रॉम अ डीप स्लम्बर. स्लम्बर का मतलब होता है डीप स्लीप. क्लियर? डीप स्लीप, ठीक है. तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि भाई डीप स्लीप से टोन क्या है यहाँ पे. तो टोन ये है कि जो पोएट है हमें वार्न कर रहा है अबाउट द डेडली इम्पैक्ट ऑफ द नॉइज पोल्यूशन बाय गिविंग दिस एग्जांपल कि इतनी लो वॉल्यूम की वॉइस 50 डेसिबल सिर्फ लोगों को डीप स्लीप से उठा देती है, तो बाकी हाई वॉल्यूम जो साउंड होती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे, ठीक है. सो द राइटर emphasizes the deadly impact of even low levels of noise with an example that even if 50 decibel sound can disturb the person and disrupt his sleep cycle, तो भाई लाउडर लेवल ऑफ साउंड से कितना डिवास्टेटिंग इफेक्ट होगा हमारे मेंटल हेल्थ पे या फिजिकल हेल्थ पे. क्लियर? फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द ऑथर साइट्स एग्जांपल ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन हेवी इंडस्ट्रियल पॉकेट टू कंक्लूसिवली प्रूव टू द रीडर दैट. मतलब ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है कि जो नॉइज पोल्यूशन है इन हैवी इंडस्ट्रियल पॉकेट, ठीक है, वो क्या प्रूव करने के लिए दिया है, ठीक है. रीड करते हैं हमने फर्स्ट आंसर पूरा रीड कर लिया तो दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है. अनलाइक अदर पॉल्यूटेंट्स, noise lack visibility, seldom registering on the consciousness except as a trifling irritant to be dismissed at will. Therefore, less likely to be perceived as a threat. Available data indicates that noise does pose a threat and is known to have caused a number of complications. Declining productivity among workers in certain industries have been directly correlated with noise level, particularly these under constant exposure to the menace. अब कांस्टेंट एक्सपोजर टू द मेनेस देख के यहीं से आंसर मत ढूंढ लेना, प्रॉपर समझ के करना है. यहाँ पे मुझे आंसर नहीं मिला है, राइट. द फर्स्ट एवर सर्वे ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज ऑन हेल्थ वाज कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस and it has established that noise not only impairs the physical and psychological function of the human organism but also creates nausea, vomiting, pain, hypertension and a lot of other complications including cardiovascular complaints. A study of postgraduate school of basic medical sciences in Chennai confirms such conclusion. In 50% of industries, it was found that workmen exposed to higher intensity of noise, मतलब जो workers exposed हो रहे noise से, in occupational capacities were often irritated, short-tempered and impatient. And are more likely to resort to agitation and disrupt production. तो इसमें क्या आप देख रहे हो, वर्कर का बिहेवियर चेंज हो रहा है. क्या आप देख रहे हो, वर्कर का बिहेवियर चेंज हो रहा है when he is in constant exposure to the noise. So इसका आंसर यही होगा. The author cites example of noise pollution in heavy industrial pocket to conclusively prove to the reader that consistent exposure to noise can lead to behavioral changes. आप देखो, जब आपका क्वेश्चन ऐसे होगा और आगे सीधा डॉट 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 होगी तो आपको पूरा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिखो. हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर क्विकली, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. द पैसेज इंक्लूड्स सम वर्ड्स, ठीक है, जो एक दूसरे के अपोजिट है. फ्रॉम सेट ए टू ई बिलो आइडेंटिफाई टू सेट्स ऑफ इंटोनिम्स. इंटोनिम्स का क्या मतलब होता है? इंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है. फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल. फिजिकल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द अपीयरेंस, आउटर बॉडी. साइकोलॉजिकल वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ, ठीक है. तो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल अपोजिट है. इन एंड अराउंड नहीं, सी एंड एयर भी नहीं माना जाएगा, ठीक है. लैंड एंड सी माना जाता है बट यहाँ सी एंड एयर है तो नहीं. अर्बन एंड रूरल एरिया, येस. अर्बन आर सिटीज एंड टाउन, रूरल आर विलेजेस, ठीक है. सिटीज एंड टाउन्स तो एक ही बात है. तो भाई करेक्ट आंसर इज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड अर्बन एंड रूरल एरिया. The survey conducted by AHMS has established that noise not only impacts dash but also impairs dash by causing
नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर कंप्लेंट। अगर आपने बहुत ही शिद्दत से पढ़ा है अपना स्टैंजा बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो आपको पता होगा कि ये लाइन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड वो लाइन कहाँ है? वो लाइन यहाँ पे है कि द फर्स्ट एवर सर्वे ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन हेल्थ कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैज एस्टैब्लिश्ड दैट noise not only impairs the physical and psychological functioning, पहला आपका ब्लैंक ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, बट ऑल्सो कॉजेज नोजिया। यहाँ पे भी आपका एक ब्लैंक था, तो हम ये भी बोल सकते हैं बट ऑल्सो इम्पेयर्स आर हेल्थ by causing nausea, vomiting, pain, hypertension and lot of other complications, right? So let's see this. So yes, here you are. The survey conducted by AHMS has established that noise not only impacts our physical and psychological functioning but also impairs our health by causing nausea, vomiting, pain, hypertension and cardiovascular complaints. ठीक है? Now, based on the readings of the passage, answer in about 40 words. How does the author define the consequences of recreational noise? अभी हमने recreational noise के बारे में पढ़ा था कि it is a deadly facet, ठीक है, major problem faced यहाँ पे पढ़ा था पैराग्राफ 5 में, जब हम 50 डेसिबल वाला कर रहे थे कि even at low volume लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो ज़्यादा वॉल्यूम में लोगों का क्या होगा। उसके बाद एक और पैराग्राफ बचा, ये भी कंप्लीट करते हैं। As experiments have shown, loudspeaker with output from 60 to 80 decibel cause the pupils of this slumbering person to dilate, ठीक है, प्यूपल्स डायलेट हो रही है, ठीक है, जो सो रहे होते हैं, ठीक है, उनकी विद इंक्रीजिंग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन palpitations. The effect is more pronounced in narrow lanes. TV sets are placed at full volumes at prime time, invariably disturbing neighbors. Noise making seems to have become the latest status symbol, be it an election campaign or slogan shouting or advertising ownership of a TV set. ठीक है, तो अब इसका आंसर आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो कि हाउ डज द ऑथर डिफाइन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिक्रिएशनल साउंड। ठीक है, जो रिक्रिएशनल नॉइज है वो बेसिकली कहाँ हो रही है? अर्बन एरिया पे, ठीक है, अर्बन एरिया में कहाँ पे? नैरो लेन्स में जो टीवी सेट जोर जोर की चल रहे हैं, डिस्टर्बिंग द नेबर, डिस्टर्बिंग द लाइफ एंड इम्पेयरिंग हेल्थ, लाइक they are causing dilates in the pupils of the people and also causing palpitation, ठीक है, disruption in sleeps। ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम हमने लास्ट आंसर में पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, द ऑथर emphasizes that the swelling tide of noise has a long term implication on the environment, human health and productivity. Which of the following options corroborates this? Corroborate का मतलब होता है which of the following statement prove this, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इसको, इस लाइन को क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है, ठीक है। कॉरिबोरेट का मतलब ये हुआ द स्वेलिंग टाइड ऑफ नॉइस हैज अ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। जो स्वेलिंग टाइड है नॉइस की या जो भी नॉइस से इम्पैक्ट आ रहा है उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन पड़ता है इन्वायरमेंट पे, ठीक है, हेल्थ पे और प्रोडक्टिविटी पे। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो इसको प्रूव करती है? इट हैज़ लॉट ऑफ हेल्थ इम्प्लीकेशंस, ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। Human empathy to noise makes it an omniscient threat. Yes, it is considered as trifling irritant to be dismissed at will. It can make a person violent and disruptive. So correct answer is this. Clear everyone? Then आता है next. What is the message conveyed by the author in this article? कि भाई noise उतना ही dangerous है जितने बाकी सारे pollution से है, ठीक है। Noise is as lethal as any other kind of pollution. It was very easy, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पता है अगेन रीडिंग है एंड ये भी 10 मार्क्स का है, क्योंकि आपने 10 मार्क्स को ऑलरेडी कवर कर लिया, तो ये भी 10 मार्क का है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन ये बोलता है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी appropriately based on your understanding of paragraph 1। तो paragraph 1 से ही है, ठीक है। The convenience that fast food can be eaten on the run is comparable with dash on one's person or in one's handbag as opposed to having a desktop that keeps one tied to their work desk, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो फास्ट फूड है it can be eaten on the run, ठीक है, और उसको किससे कंपेयर किया हुआ है? इट इज़ कंपेयर्ड विथ समथिंग जो हमेशा लोगों के पास होता है, लोगों के हैंड बैग में होता है। इट इज़ नॉट कंपेयर टू द डेस्कटॉप जो पर्सन के टेबल पे पड़ा है वर्क टाइम पे, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपेयर टू दैट, इट इज़ कंपेयर टू समथिंग जो लोगों के हाथ में हमेशा होता है या लोगों के बैग में हमेशा होते हैं, ठीक है। तो अब हम रीड करते हैं स्टैंजा 1। सो हियर इज स्टैंजा 1 and yes, according to National Institute of Health, fast food are quick alternative to home cooked meal,
They are also high in saturated fat, sugar, salt, and calories. Eating too much fast food has been connected to, among other things, obesity, colorectal cancer, and high cholesterol. Still, the traditional family dinner is increasing, being replaced by eating on the run. As a result, the time invested in food preparation is getting lower and lower, and 54% of the Indians are aged below 25 years, and eating out is their favorite outdoor entertainment. Much of the retail boom in India could be attributed to these young consumers. So, what the food has been compared to, according to the first stanza, fast food हर जगह आपको मिलेगा. इनफैक्ट लोगों के बैग में भी चॉकलेट्स मिलेंगी आपको, बर्गर्स भी इनफैक्ट पैक्ड होते हैं. ठीक है, सो इसको किससे कंपेयर किया गया? आई थिंक इट इज कंपेयर्ड विद कैरिंग अ mobile phone, because mobile phone is being carried by a person every time and it is always in their handbag as well. Clear? So then moving towards the next question. Our next question says, fill in the blanks with the appropriate option from those given in brackets based on your understanding of the passage. We can infer that large food service chains, particularly in India, were able to buffer their businesses and revenues during the pandemic, owing to their ability to adopt their new regulations, infrastructure, and the flexibility of their delivery service is a dash, because it is a dash, because it is a या and dash. ठीक है, अब read करते हैं ये. Here it is. stanza 1 तो हो गया था. Stanza 2. Organized fast food service sector in India and elsewhere, busy lifestyle of people and dual working family with children have provided the perfect platform for fast food companies to flourish, which offer quick meal solution. As a result, the fast food industry has witnessed a tremendous growth rate. McDonald's also serves 46 million people worldwide each day. Fast food chains are still less than 5% of India's food service market. The global average rests at 20%. उसके बाद है next stanza. India's food service market was estimated at 24,236 billion in 2020. Fast food chains in India have a market size of 2348 billion and account for 54% of the total sale. This is estimated to reach 64% by 2025. COVID dealt a body blow to the food services industry because of the long lockdown. However, large players were quick to remedy the impact on business by scaling their existing delivering capabilities. Fortunately, these chains had the infrastructure and process for delivery services in place long before the spread of the pandemic, which enabled them to adopt swiftly to the government regulations. The large food chains are set to gain a bigger share of the food service market on the back of a young population valuing prices and increased penetration in Tier 2 and 3 cities. The more recent popularity of online food ordering and food delivery platforms has enabled food chains to reach more consumers. Fast food chain Burger King reported a blockbuster IPO last year. Meanwhile, Domino's Pizza franchise is in India recently revised its potential store opening target in India from the earlier 2,000 to 3,000. McDonald's, Burger King, Domino's plan to deepen their reach in India's smaller cities and benefit from a younger demographic, expecting to clock a compound of annual growth rate of 23% between 2021 and 2025. ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो ये पूरा रीड कर दिया. भाई क्यों पूरा रीड क्यों किया? क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ था क्वेश्चन में, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज. अब जो भी मुझे पैसेज में समझ आया उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. We can infer that the large food service chain, particularly in India, were able to buffer their businesses and revenue during pandemic, owing to their ability to adopt to the new regulation, infrastructure and the flexibility of their delivery service. It is a fact or opinion? It is a fact, because ऐसा हुआ था. This is not an opinion, ये reality है, because it is an objective detail. It is an objective detail. Clear? फिर उसके बाद आता है the traditional family dinner is increasingly being replaced by eating on the run. Justify the following statement in 40 words. तो अभी हमने ये पढ़ी थी लाइन exactly in stanza 1. ठीक है, उसमें basically आपका ये बताया गया है. वापस आते हैं. Yes, here this is the line.
फैमिली डिनर इज इंक्रीजिंगली रिप्लेस्ड ऑन द रिजल्ट. ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि जो टाइम इन्वेस्टेड है फूड प्रिपरेशन का, इट इज गेटिंग लोअर एंड लोअर. एंड 50% ऑफ द इंडियंस जो 25 ईयर्स से छोटे हैं, बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज, दे आर ईटिंग आउटसाइड. एंड ईटिंग आउटसाइड देयर इज उनका फेवरेट एंटरटेनमेंट है. एंड मच ऑफ द रिटेल बूम इन इंडिया कुड बी एट्रीब्यूटेड टू दीज यंग कंज्यूमर. तो इसका आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है. ठीक है, समझ आया? तो आप यहाँ द टाइम इन्वेस्टेड से शुरू कर सकते हो. क्लियर? देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, अब मैंने ढंग से रीड किया था, फुल कंसंट्रेशन के साथ किया था, तो मुझे पता है कि ये कहाँ से मैं रिलेट कर पा रही हूँ. Based on the result of the study, which two concerns showcase the flip side of the popularity of the fast food as referred in this passage? अब based on the result of the study, जो भी ये result था study का, कौन से दो कंसर्न सामने आए हैं जो फ्लिप है साइड है, जिनकी फ्लिप साइड है, दो डिफरेंट साइड है पॉपुलैरिटी ऑफ फास्ट फूड की, जो इसमें रेफर किए गए हैं. अगेन ये आपको स्टैंजा 1 में मिलेगा. और ये रहा, they are also high in saturated fat, sugar, salt and calories, and eating too much fast food has been connected to, among other things, like obesity, colorectal cancer and high cholesterol. These are the two flip sides जो study में find करी गई है, which is obviously against fast food. Next question says, study the statement, McDonald's alone serve 46 million people worldwide each day. State any one inference that can be drawn from this. अब ये लाइन गिवन थी, मैकडोनल्ड अकेले ही 46 मिलियन पीपल को सर्व कर रहा है ईच डे. इससे क्या पता लग रहा है कि ईटिंग फास्ट फूड इज अ माइंड ब्लोइंगली पॉपुलर इन इंडिया. एंड नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड है. इट इज फेमस वर्ल्ड वाइड. ठीक है, सो फास्ट फूड इज माइंड ब्लोइंगली पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्प्ले व्हाट डेमोग्राफिक दिस सिग्निफाइज. ठीक है, डेमोग्राफी में कब आ जाता है? बच्चे, बूढ़े, हर एज फैक्टर के लोग. तो ये तो नहीं आएंगे बिकॉज दे आर लुकिंग लाइक ग्रैंड पेरेंट एंड अ ग्रैंड चाइल्ड. यस, हियर आई कैन सी ऑल एज पीपल, हियर मदर एंड द बेबी. ये पे मैप गिवन है, बर्गर गिवन है, सो करेक्ट आंसर इज ओनली 2. Infer the reason responsible for the large food chains to set to gain a bigger share of the food services market on the back of the young population in India. Answer in about 40 words. So जिसने ये ढंग से मेरे साथ रीड किया उसको पता होगा कि इसका जो आंसर है वो स्टैंजा 4 में होगा. ठीक है, ये रहा, लार्ज फूड चेन आर सेट टू गेन अ बिगर शेयर ऑफ फूड सर्विस मार्केट ऑन द बैक ऑफ यंग पॉपुलेशन. व्हाई? बिकॉज ऑफ वैल्यू प्राइसिंग एंड इंक्रीज पेनिट्रेशन इन टायर 2 and 3 cities and the more recent popularity of online food ordering and food delivery platform, it has enabled food chain to reach more number of consumer. Clear? उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट yes, here it is, 3 sets of statement about the 10 in fast food sector in India are given below. Which of the following statement is correct with reference to the study mentioned in the passage? The share of fast food chain in food service market is below 5%. The share of fast food chain in food service market is 20%. Branded fast food service fall under unorganized sector in India. By 2025, the total sale in fast food market size will grow by 10%. तो अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि जो ट्रेंड है फास्ट फूड सेक्टर इंडिया का इट इज बिलो 5%. ठीक है, इट इज बिलो 5%. आई विल टेल यू वेयर इट इज. अगर आपने ढंग से रीड किया होगा तो आपको ये बहुत आराम से मिल जाएगा. अगर नहीं ढंग से रीड किया होगा तो आपको ये फिर से रीड करना पड़ेगा. ठीक है, एंड यस, हियर इट इज. आई शो यू. सी, फास्ट फूड चेन्स आर स्टिल लेस देन 5% ऑफ इंडियाज फूड सर्विस मार्केट. हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, हम ग्लोबली नहीं बात कर रहे. तो सिर्फ इंडिया के अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है. देन नाउ नेक्स्ट, ये आपका हो गया पैसेज 2B. अब हम मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन बी जो है इसमें ग्रामर आता है और राइटिंग स्किल आती है. ठीक है, ग्रामर भी 10 मार्क की है और आपकी राइटिंग स्किल भी 10 मार्क की है. ठीक है, एंड इसका इंस्ट्रक्शन क्या है? दैट यू हैव टू कंप्लीट एनी 10 आउट ऑफ 12. 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 12. 12 क्वेश्चन गिवन होंगे ग्रामर के, आपने सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं. तो मेक श्योर यहाँ पे क्वेश्चन
क्वेश्चन की नंबरिंग बहुत ध्यान से करना, बट यहाँ पे मैं सारे 12 के 12 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। The boys dashed to my lecture since 8 o'clock this morning। तो जो boys हैं वो मेरे lectures को ठीक है सुन रहे हैं since 8 o'clock in the morning and it is still being continued। 8 बजे से सुन रहे हैं और while the time of speaking this statement वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, समझ आया? So the correct is boys है, boys plural form होती है और plural के साथ लगता है have। तो boys have been listening to my lecture since 8 o'clock। since भी आ गया तो ये आपका perfect continuous होगा। ठीक है, तो have been listening is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड हर डॉटर। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग डॉटर्स रिप्लाई करेक्टली। तो डॉटर का रिप्लाई करेक्टली आपने करना है, उसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब सीधा डॉटर के उस पर आते हैं, ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करेंगे। उसने बोला माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। डॉटर ने क्या बोला? माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। इसी को हमने कन्वर्ट करना है टू अ रिपोर्टेड स्पीच। Mother asked her daughter why she was looking very worried। The daughter replied that my किस में चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच में? अगर आपको सारे रूल याद हो तो her exams ठीक है were approaching। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो आंसर इज her exams were approaching। Select the correct option to fill in the blank for the given line। I dash rather die than joining the gang of terrorists। मैं मर जाऊंगा बट गैंग ऑफ टेररिस्ट ज्वाइन नहीं करूंगा। आई वुड प्रेफर टू डाई। ठीक है, तो कुड नहीं होगा, शुड नहीं होगा, वुड नहीं वुड होगा। ठीक है, और कैन नहीं होगा क्योंकि ये एक तो पास्ट टेंस में आएगा तो कैन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ आया? शुड आप किसी को एडवाइस नहीं कर रहे हो तो वुड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट। Select the option that identifies the error and supplies the correct option for the following। A little political thinkers think that liberty and equality can't go together। ठीक है, अब एक और चीज इसमें मैं बताऊं, a little political thinkers, जो political thinkers हैं वो little तो हो नहीं सकते ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपका एरर यहाँ पे अनकाउंटेबल नहीं आएगा, काउंटेबल आएगा। तो सम हो जाएगा, अ लिटिल का सम हो जाएगा। सो इट वाज वेरी इजी टू डू क्योंकि ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, विद द करेक्ट ऑप्शन। दे मेट यू एट नाइट आफ्टर यू डैश योर वर्क। दे मेट यू एट नाइट तो पता लग गया कि पास्ट टेंस है। ठीक है, तो हैव तो हो नहीं सकता। ठीक है, दे मेट यू एट नाइट, दो स्टेटमेंट है ना। दे मेट यू एट नाइट आफ्टर यू फिनिश योर वर्क, आफ्टर यू हैड फिनिश्ड योर वर्क। तो दो स्टेटमेंट्स आ रही है यहाँ पे। तो ये आता है परफेक्ट पास्ट टेंस। फिनिश्ड इज सिंपल और फ्यूचर हो नहीं सकता, तो बचा क्या? हैड फिनिश्ड। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। क्रिस इन एडिशन टू हिज ब्रदर जैक डैश हॉकी ऑन सैटरडे। प्ले है, प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेस। प्ले का क्या होगा? प्लेस। क्यों प्ले का प्लेस होगा? क्योंकि देखो क्रिस इन एडिशन टू हिज ब्रदर, तो दोनों को प्लूरल नहीं माना जाएगा। अगर एंड होता तो प्लूरल माना जाता, बट यहाँ पे जैक को कंसिडर करते हैं एज अ सिंगुलर और सिंगुलर के साथ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। ठीक है, तो क्रिस इन एडिशन टू हिज ब्रदर जैक प्लेज हॉकी ऑन सैटरडे। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है? रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। डायलॉग क्या है? डॉक्टर यू शुड टेक दिस मेडिसिन एवरी डे। पेशेंट शुड आई टेक इट बिफोर डिनर और आफ्टर डिनर? डॉक्टर नो यू शुड टेक इट आफ्टर ब्रेकफास्ट। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट दैट ही शुड टेक द मेडिसिन एवरी डे। ऑलरेडी रिपोर्टेड में। द पेशेंट फर्दर आस्क्ड इफ ही शुड टेक इट बिफोर डिनर और आफ्टर डिनर। ये लाइन भी हो रखी है। द डॉक्टर रिप्लाइड नेगेटिवली, यहाँ तक भी हो सकता है। एंड देन सेड दैट यू किस में चेंज होगा? पेशेंट की बात हो रही है, ही में चेंज हो जाएगा। he should take it after breakfast। और कुछ नहीं आएगा, सीधा यही आंसर आएगा, he should take it after breakfast। ठीक है, some guys like to fight on even playing grounds and some guys like to cheat। ठीक है, तो you have to identify the error in the statement। ठीक है, तो some guys like to fights अगर गाय होता
तो फाइट होता है, यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के साथ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस नहीं लगता, तो फाइट्स का क्या होगा, फाइट। क्लियर, फाइट्स का क्या होगा, फाइट। उसके बाद आ जाओ, ट्रांसफॉर्म द स्टेटमेंट इनटू रिपोर्टेड स्पीच। ही आस्क्ड विल यू बी कमिंग। ठीक है, रूल क्या है, सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास खत्म, ठीक है, ही आस्क्ड कॉमा खत्म, इन्वर्टेड कॉमास खत्म, क्वेश्चन शुरू होता है विल से, WH फैमिली से नहीं हो रहा, अगर विल से शुरू हो रहा है या कोई भी और वर्ड से शुरू हो रहा है अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट WH फैमिली, तो आप इफ या वेदर कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यू किस में चेंज हो गया, आई में, वुड बी कमिंग, और क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। My class teacher told me that I can work hard। ठीक है, my class teacher told me मतलब एडवाइस ही दिया, वर्क हार्ड करना एक एडवाइस है, बाकी डिपेंड्स अपॉन यू कि आप करते हो या नहीं करते। सो माई क्लास टीचर टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड। ठीक है, तो कैन का क्या होगा, शुड होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन राधा एंड शिखा। Radha, do you know how to swim? Shikha, yes, I know. I have learned it during this summer vacation. तो Radha asked Shikha if she knew how to swim. ठीक है, ये कवर हो गया। Yes, I know. Shikha replied in affirmative and also added that। अब आपने इसको रिपोर्टेड स्पीच में करना है, ठीक है। I किस में चेंज होगा, she में। have किस में चेंज होगा, have। past है, ठीक है, present है, प्रेजेंट को हमने पास्ट में चेंज करना है, हैव किस में चेंज हो गया, हैड, तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। लर्नड इट ड्यूरिंग, ठीक है, लर्नड इट ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ठीक है, शी हैड लर्नड इट ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ये हो गया। क्लियर, ओके। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the error and supply the correction of the following sentence। Every people went to welcome the Indian cricket team। क्या हर एक कोई गया था क्रिकेट टीम को वेलकम करने के लिए, नहीं। most people नहीं, many people, क्योंकि most तो uncountable के साथ लगता है, people are countable, ठीक है। तो क्या होगा, many people went to welcome the Indian cricket team। मेक श्योर जब भी आंसर करोगे प्लीज इसी फॉर्मेटिंग में करना, अगर ये फॉर्मेटिंग क्वेश्चन में गिवन होगी तो, ठीक है। अगर फॉर्मेटिंग में नहीं करोगे तो यू कैन लूज द मार्क्स। अब आते हैं राइटिंग स्किल्स। अगेन एज आई टोल्ड यू कि राइटिंग स्किल्स 10 मार्क की है, 2 क्वेश्चन है 5-5 मार्क के। तो ऑल डिटेल्स प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चन आर इमेजिनरी एंड क्रिएटेड फॉर असेसमेंट। Attempt any one from A and B given below। 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 के, एक A है और दूसरा B है। You have to attempt any one। मैं प्रेफर करती हूँ लेटर टू द एडिटर, क्योंकि उसका पहला और आखिरी स्थान तो हमेशा सेम होता है, राइट। सो राइट अ लेटर टू द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, Delhi, expressing your concern over the increase in the rate of road accident, rash driving and overcrowded road transport। You are Priya Priyanshu, लिविंग एट B47 आवास विकास मयूर विहार न्यू दिल्ली, ठीक है। तो अब आपको क्या गिवन है, लेटर टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, आपका सब्जेक्ट हो गया द इंक्रीज इन द रेट ऑफ ओवर रोड एक्सीडेंट, रैश ड्राइविंग एंड ओवर क्राउडेड रोड ट्रांसपोर्ट। या तो आप प्रिया है, प्रियांशु है और आपका एड्रेस ये है। तो हमेशा मेक श्योर दैट एड्रेस आपका होना चाहिए 3 लाइन में, B47 आवास विकास मयूर विहार न्यू दिल्ली। आफ्टर दैट यू हैव टू लीव अ लाइन, ठीक है। 30 नवंबर 2000 जो भी चल रहा है, कॉमा आएगा 30 नवंबर के बाद, अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन। फिर आता है द एडिटर, ये 2 नहीं लिखेंगे हम, आप सीधा लिखोगे द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, अगेन लीव अ लाइन। सब्जेक्ट, इंक्रीजिंग केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट, रैश ड्राइविंग एंड ओवरक्राउडिंग। मेक श्योर यू अंडरलाइन द सब्जेक्ट, ठीक है, समझ आया। Then again you have to leave a line यहाँ पे, sir।
फिर सर के नीचे से ही आपने शुरू करना है एंड 3 स्टैंजा में हमें इसको करना है क्वेश्चन को, ठीक है। आपका फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, आई वुड प्रेफर यू नॉट टू लीव द लाइन बिटवीन स्टैंजास, ठीक है। बट मेक श्योर कि ये जो आपकी बॉडी है, ठीक है, ये 3 स्टैंजास में जाएगी, ठीक है। Through the column of your esteemed newspaper, I wish to express the anguish of the general public, anguish मतलब concern, over the increasing number of road accidents, cases of rash driving and the problem of overcrowding in the buses. ठीक है, ये आपका हो गया stanza 1. Clear? The bus driver have no regard for the traffic rule. They drive very rash under the influence of liquor. They even jump the red light signal installed on the road. इसी के continuation में लिखोगे. Still the private bus operators stop at unauthorized stops. The uncontrollable speed and race with other buses is the main cause of accident. They even overtake the other buses for picking up more passengers. The conductor pack their buses to suffocation as a result. Ladies and old people are unable to get into the buses. ये आपका हो गया stanza 2 पूरा, ठीक है। Now stanza 3, it requires stricter watch on the part of the traffic police. What we should do? More traffic police should be employed to check the violations of the traffic rule. Proper road signals and road marks should be marked. The surprise check by traffic police in civil dress can play an effective role in booking the culprits. Clear? And ये हो गया आपका stanza 3. Clear? उसके बाद again you have to leave a line, ठीक है। Yours truly, Priyanshu या Priyanshi, whatever is the name according to the question, ठीक है। अब देखते हैं और पार्ट में क्या क्वेश्चन आ रहा है इसका। Write an application to your principal to remain absent from the school for 5 days. हमारा ये formal letters में ये नहीं आ रहा, तो this is out of syllabus. You don't have to do application, नहीं आ रही है। Clear? Okay. Then moving towards the next question. Attempt any one from A and B given below. 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 5 के A या B, 2 में से एक अटेम्प्ट करना है। एनालिटिकल पैराग्राफ है, बहुत इजी है, ठीक है। द चार्ट बिलो शो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन 2 डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री. Write an analytical paragraph in 100 to 120 words by selecting and reporting the main features and making comparison where relevant. तो main features बताने और comparison करना है 100 to 120 words में। सबसे easy, ईस्टर्न रीजन का ये दे रखा है, वेस्टर्न रीजन का दे रखा है, इसको अच्छे से स्टडी कर लो। वेजिटेबल यहाँ 20 है, वेजिटेबल यहाँ 5 है, डेयरी यहाँ 30 है, यहाँ डेयरी 15 है, ग्रेन 15 है, यहाँ ग्रेन 45 है, यहाँ ग्रेन मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पे मीट मैक्सिमम है, मीट 35 है, और यहाँ पे मीट 35 है, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में मीट 35% है, ठीक है। समझ आया? यहाँ पे मिनिमम वेजिटेबल है, यहाँ पे भी मिनिमम वेजिटेबल है। तो सबसे पहले अगर आपको 1 मार्क चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखोगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन 2 डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब पाई चार्ट क्या शो करता है, लेट्स सी दैट। एक बार मैं यहाँ तक करती हूँ ताकि हमारा पाई चार्ट भी दिख जाए अच्छे से। The pie chart show the different agriculture products, ठीक है, different agriculture products raised in western region and the eastern region of the country, ठीक है। Each region concentrate on different products, हर एक region में अपने अलग अलग products हैं, ठीक है। समझ आया था? Eastern region has slightly more even distribution among the different product rather than western does, ठीक है। तो ईस्टर्न में थोड़ी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वेस्टर्न में वेजिटेबल एकदम ही लो हो गई, ठीक है, और ग्रेन एकदम ही ज्यादा हो गया, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इन द ईस्टर्न रीजन द टॉप टू प्रोडक्ट्स आर, ईस्टर्न रीजन में टॉप 2 प्रोडक्ट्स कौन से हैं? मीट मेकिंग अप 35% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डेयरी मेकिंग अप ऑफ 30%, ठीक है। वेजिटेबल अकाउंट फॉर 20% एंड ग्रेन फॉर 15%। ये क्लियर हो गया, कर दिया इसको एक्सप्लेन। फिर आते हैं वेस्टर्न रीजन पे, इस पे, ठीक है। इन द वेस्टर्न रीजन द टॉप 2 प्रोडक्ट्स ग्रेन एंड मीट अकाउंट फॉर 80% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्लियर। डेयरी मेक्स अप 15% ऑफ द टोटल, व्हाइल वेजिटेबल्स आर ओनली 5% ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। ईच रीजन, ठीक है, क्या लिखा है आगे? ईच रीजन हैज अ डिफरेंट अप्रोच टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। इन द ईस्टर्न रीजन, अब यहाँ पे कंक्लूड करना है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, व्हाइल इन द वेस्टर्न रीजन इट इज कंसंट्रेटेड मोर हेवीली ऑन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, क्लियर। अब आता है नेक्स्ट, ये भी एनालिटिकल पैराग्राफ है। गिवन बिलो इज अ न्यूज़पेपर, ठीक है।
report on the state of cancer prevailing in India. You have been asked to write an analytical paragraph, ठीक है, on cancer, a silent killer. ठीक है, paragraph का topic हमें मिल गया. Taking information from the clipping given below, together with your own ideas, write this paragraph in 100 to 120 words. आप ये भी अपना टॉपिक का नाम ले सकते हो और आप अपनी मर्जी से भी कोई भी टॉपिक का नाम ले सकते हो. ठीक है, अब रिपोर्ट क्या बोलती है? इन इंडिया सिटीज आर मोर कैंसर प्रोन दैन रूरल एरियाज. In the early 1900s, we expected 1 out of 10 to 15 urban Indians to get cancer in their lifetime. That is, every second or third family would have to face this disease. This is partly due to high level of benzene in the air and also that the metros are exposed to high level of pesticides in their foods. In order to check the steady growth of the cancer in the country, the government shall have to give priority to preventive action. At the same time, measures to undertake improvement in facilities for the treatment of cancer shall have to be adopted. ठीक है, सो सबसे पहले हमने इसमें टॉपिक बताना है. ठीक है, आप अच्छा सा टॉपिक का नाम ले सकते हो, वरना वो भी ले सकते हो, कैंसर द साइलेंट किलर. तो यहाँ पे एक और जो टॉपिक का नाम हमने लिया है वो है स्टेट ऑफ कैंसर प्रिवेलिंग इन इंडिया. State of cancer prevailing in India. So it is a matter of concern that an urban population has become cancer prone more than the rural population. ठीक है, it is very sad that every 10th person is likely to have cancer. It is due to high level of benzene in the air. It is also due to the high level of pesticides in the food. ये सब हमने पैराग्राफ में से लिया है. Also, highly radioactive waves of the cell phone etc. have also contributed to the grave danger of human population. ये हमारी खुद की नॉलेज आ गई. टू चेक दिस menace ऑफ कैंसर, द गवर्नमेंट शैल हैव टू गिव टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू प्रिवेंटिव एक्शंस. यहाँ ये भी हमने कहाँ से ले लिया? उस रिपोर्ट से ले लिया. More facilities like diagnostic centers and cancer hospitals need to be created for the treatment of cancer patients. There is a dire need to contain this deadly disease by taking some urgent step. First of all, we must ban the wide use of pesticides. Excessive use of pesticide is really harmful for the human health. In the developed countries, much emphasis is being laid on organic manure instead of the fertilizers. So we have to introduce organic manure. Then crop pattern needs to be changed. Beside this, a kind of public awareness program will have to be undertaken. Public is to be awakened towards the growth of cancer and its easy detection. This would surely help in containing of this disease at its initial stages. If cancer is detected and treated at the early stages, it can't be fatal. That means it can't be so harmful if it is detected at early stages. Clear? Now let's move to section C, and section C is literature. ठीक है, लिटरेचर में आपकी 2 बुक्स आती हैं, दोनों बुक्स आपने अच्छे से करनी है. ठीक है, एक है बी हाइव और दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एंड ये 40 मार्क्स की है. ऑल राइट, सो जो आपका क्वेश्चन 6 हमेशा होगा ना, वो आपको एक्सट्रैक्ट होगा, आरटीसी होगा, एंड 2 आरटीसी में से आपको एक अटेम्प्ट करना है. मतलब क्वेश्चन 6 के भी 2 पार्ट है, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ दीज, राइट? So let's read this. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. Anil made money by fits and start. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, comma, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. ठीक है, अब ये कौन से चैप्टर से गिवन है ये भी गिवन पता थीव स्टोरी, और अगर आपने चैप्टर रीड कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये थीव स्टोरी से है. सो व्हाट डिड आई यहाँ पे कौन है? आई थिंक ही न्यू आई मेड लिटिल मनी, तो ये हो गया हरी सिंह. फील दैट राइटिंग फॉर मैगजीन, दिस इज राइटिंग फॉर मैगजीन was a queer way to make a living. Queer का मतलब हो गया strange and clever way of making money, right? So you have to answer in 40 words. So I यहाँ पे कौन है? हरी सिंह. क्या वो educated था? नहीं. ठीक है, हरी सिंह was not an educated person, so he could not understand what Anil wrote. He was surprised to know that writing for magazine could be a profession and that people paid Anil for writing in magazines, right? Next question is state true or false. None of the terms A to D can be applied to the statement. I think he knew I made little money this way, but he did not seem to mind. It is a hypothesis, a proposed explanation for the phenomena. It is an assumption, something that is taken for granted or assumed to be true. I think so. A hyperbole, exaggerated statement or claim not meant to be taken literally correct. A premise,
a preposition that form the basis of an argument. Obviously, so this is false. We can apply this statement, right? Now, the information in the extract suggests that Anil could be a freelancer. Yes, he was writing for different publishers. He was a freelancer, right? What did the narrator mean by I made a little money this way? तो इस sentence का मतलब क्या है according to the chapter? तो इसमें क्या था, हरी सिंह क्या करता था, जब भी वो डेली सप्लाईज लेने जाता था मार्केट, उसमें जितनी भी चेंज बचती थी वो अपने पास रखता था. दिस इज द वे वो पैसे थोड़े बहुत अर्न कर लेता था. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? द नरेटर मेंट दैट. एक तो डिड है क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपने डिड के अकॉर्डिंग पास्ट में ही आंसर करना है क्योंकि डिड इज अ पास्ट टर्म. सो द नरेटर मेंट दैट ही यूज्ड टू अर्न मनी बाय कीपिंग द चेंज लेफ्ट फ्रॉम डेली सप्लाईज. क्लियर? Then moving towards the next question. Next question says that this is the B part. आपने इसमें से एक attempt करना है. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comment and to several other classes as well. दिस इज फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. अगर आपने चैप्टर रीड नहीं करे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मेक श्योर कि आप चैप्टर रीड करो. ठीक है, एनी फ्रैंक सेज दैट मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे. व्हाट डज शी मीन बाय दिस? एनी हैड टर्न द टेबल्स ऑन हर टीचर. द टीचर वाज ऑलरेडी टायर्ड ऑफ हर कांस्टेंट जोक्स इन क्लास. Anne Frank had a nasty sense of humor. Students are not supposed to crack jokes on their teachers. तो उन्होंने कहा था right way. He has taken the joke on the right way. तो ये तीनों सेंस नहीं बनते. So the correct answer is Anne had turned the tables on her teacher because according to her वो poem देख के जो Mr. Keesing थे वो गुस्सा हो सकते थे, angry हो सकते थे, but वो नहीं हुए. So she had turned the tables on her teacher. Clear? Then moving towards the next question, what had transpired between Mr. Keesing and Anne Frank for her to feel relieved on seeing his response to her poem? So what had happened between both of them जिससे she felt relieved, ठीक है, on seeing the response of Mr. Keesing. ठीक है, तो एने जो हमेशा क्लास में बात करती रहती थी और जिसको हमेशा पनिशमेंट मिलती थी अपने मैथ्स के टीचर थे से, तो उस मैथ्स के टीचर ने उसको ऐसे लिखने के लिए दिया था और चार्टर बॉक्स पे. ठीक है, समझ आया? एंड उसने अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करी, उसने अपनी क्लेवरनेस यूज़ करी एंड उसने जो लिखा, जो भी पोएम लिखी, इट वॉज अबाउट बेबी डकलिंग एंड फादर डक. ठीक है, तो उसमें उसके जो टीचर थे मैथ्स के, उन्होंने उस जोक को एक्सेप्ट किया एंड ही एक्सेप्टेड कि भाई उसका टॉकेटिव नेचर है एंड उन्होंने उस टॉकेटिव नेचर को एक राइट स्पिरिट में लिया. इवेंचुअली ही टेक्स द जोक ऑन हिज चिन. Annie, who talks a lot in class, gets punished by her maths teacher, Mr. Keesing. He asked her to write essay on the subject, a chatterbox, as punishment thrice. She used her intelligence to outwit Mr. Keesing, who, on the contrary, ended up accepting her jokes, her talkative nature in the right spirit. Eventually, he take the joke on his chin. Okay? Now, next is, what do you think Mr. Keesing chose the title An Incorrigible Chatterbox for Annie to write on? This was because he expected. अब तुम्हें क्या लगता है मिस्टर कीसिंग ने ये टॉपिक क्यों चूज किया था उसकी पनिशमेंट के लिए? What he expected? A. Annie to express her inability to elaborate on such a topic. नहीं, उनका कोई मोटिव नहीं था ऐसा. That this would embarrass Annie and would check her indiscipline. Yes, ये मोटिव था. He wanted her to apologize and not to repeat her talkative behavior. No. So the correct answer is that he expected that this would embarrass Annie, right, and would check her indiscipline. Right? What does this extract tell us about Mr. Keesing as a teacher? Mention 2 qualities. So 2 quality हम वो बोल सकते हैं कि he was very jovial. That means joyful nature था उनका, and quite creative in handing over the punishment. क्योंकि वो उस punishment को wrong sense में लेके आने को फिर से punish कर सकते थे, but he took the joke on the right way, in the right way. Clear? Now moving towards the next question, question number 7. Read the given extract and answer the following question, any of the 2. अब 7th में भी 2 part है, you have to answer any one out of this. Ink trickled down to the bottom of the household. A little mouse blinked strategically mousehole. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in Dunman. With a clatter and a clank and a jangling sperm, he went at the pirate like a robin at a worm.
तो ये कौन से चैप्टर से है, पोएम से है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. Fill in the blank with suitable words on the basis of your understanding of the given line. Belinda paled and cried for help because she was obviously attacked by a pirate with a pistol. Clear? ये तो easy था आपका. What is the significance of the use of the words fled, trickle down, mousehold to describe the reaction of Belinda's pet, and how does this word choice contribute to the overall situation in the poem? Answer in about 40 words. तो पायरेट के देख के क्या हुआ था, जो बिलिंडास के पेट थे, बिलिंडा के जो पेट थे, दे फ्लेड, दे ट्रिकल डाउन, दे माउस होल्ड, ठीक है, भाग गए थे. दिस शोज कि वो कितने कावर्ड थे, राइट. तो रीडर यहाँ पे बेसिकली ये बताया, रीडर को पढ़ के ये पता लग रहा है कि जो बाकी पेट्स थे वो काफ़ी सारे कावर्ड थे, ठीक है. एंड डिस्क्रिप्शन देखे पोएम की तो उनको बहुत ही ब्रेव डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे दे वर एज ब्रेव एज दे वर चेजिंग द लायन एंड ये सब बता रखा है, ठीक है. तो इसके कॉन्ट्रास्ट में पोएम में बता रखा था, जो सिचुएशन आई थी ऐसी तो वो एकदम अलग हो गए थे, राइट. ऑन सीइंग द पायरेट Belinda's pets flee, trickle down or mousehold, themselves proving their cowardice. The reader easily deduces it. The poet refrains from comment. This is in contrast to their description at the beginning when they were chasing lions and showing off their rage. It makes the situation ironic, right? The words "but up jumped custard, snorting like an engine" shows that कि भाई कस्टर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने पायरेट पे अटैक किया था. He was ready to attack at pirate. तो देखते हैं क्या ऑप्शन है. Custard was angry and ready to fight ink and blink. No. Custard was ready to move energetically. No. Custard was ready to attack the pirate. Correct. Custard was clearing his throat. No. So answer is C part, that Custard was ready to attack the pirate. Comment on the poet's use of language in these lines. ठीक है, अब poet ने क्या use करा. The poet has made a great use of figurative language. Similes like snorting, like an engine, ठीक है, like irons in Dungan, like Robin at a worm, aptly describe the tension and impending attack on the pirate. Words like snorting, clash, clang, jangle, they are onomatopic. ओनोमोटोपिया क्या होता है, जब वो साउंड डिस्क्राइब करता है, जैसे क्रैकल, ठीक है, जिंगल, एंड इट हेल्प मेकिंग द सर्कमस्टांसेस मोर ड्रामेटिक. क्लियर. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and world suffice. This is from the poem The Fire and the Ice, and the question here is how can ice bring end to the world. So ice है तो fire से related आपने नहीं आंसर किया करना. बच्चे क्या करते हैं, fire भी explain कराते हैं, ice भी explain कराते हैं. No, you have to answer only related to ice, right? So in the given extract, ice symbolizes hatred. Hatred between countries can cause wars, and wars can bring total destruction and can also bring an end to the world, right? What figure of speech is used in the first line of the extract? It is imaginary. All right, it is imaginary. Clear. Moving towards the next question, our next question says that dash can correctly replace the underlined phrase in the given line from the extract. I hold those who favor fire. That means I have the same opinion as those people who favors fire, right? I stand with those people who favor fire. Pick the option that is not true about the poet according to the extract. ठीक है, क्या सही नहीं है. He is inclined to believe that the world would most likely to end with fire. Yes. He has heard a divided opinion about the way the world would end in all likelihood. Yes, ice and fire. Preaches love and kindness to combat the spread of hate among all. This is the incorrect answer. तो ये होगा आपका ऑप्शन. It declares the power of ice to be as destructive as that of fire. Correct. तो आपने not true बताना था, तो this one is not true. Clear? Now let's come to short answer type question which you have to answer in 40 to 50 words, right? Explain any 4 out of 5 questions. So 5 question दिए होंगे and out of 5 you have to answer any 4. But हम again 5 डिस्कस करने वाले हैं. What was the effect of hailstones on Lencho's crop?
तो लेंचो की क्रॉप पे हेलस्टोन का क्या इफेक्ट हुआ था, जब ओले पड़े थे लेंचो की फील्ड पे तब उसका क्या इफेक्ट हुआ था। तो प्लीज ओनली टॉक अबाउट द इफेक्ट, आगे पीछे नहीं बात करनी, एंड 40 वर्ड्स में आंसर करना है, राइट। कितने घंटे चली थी फॉर एन आवर हेलस्टोन? फॉर एन आवर द हेलस्टोन्स रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, the hillside and on Lencho's cornfield. Soon the field turned white as if covered with salt. Not even a leaf remained on the trees, and the corn crop of Lencho was totally destroyed as the flowers were gone from the plants. ये डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, Young seagull tried to fly but he could not. Why was he afraid to fly? ठीक है, अगर आपको याद हो तो उसको लगता था कि उसके विंग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट। सो यंग seagull felt certain that his wings were too weak to support him. उसमें courage ही नहीं थी to flap his wing. He had no courage to flap his wings. Even when each one of his brothers and sisters whose wings were much shorter than his ran to the brink of the ledge, flapped their wings and flew away. He failed to muster up the courage to take that plunge. Clear? Why should the tiger snarl around the houses at the edge of the forest? Because tiger अपने natural habitat को बहुत प्यार करते हैं, right? और human being उनके natural habitat को encroach कर रहे हैं, तो वो basically अपनी presence ऐसे बनाना चाहता था कि भाई लोग उससे डरे और उसके habitat को destroy ना करें, right? So the tiger loves his natural habitat, but human beings are encroaching upon his habitat. So he tends to make his presence felt by showing his fangs and claws. He wants to scare the people so that they learn to respect wildlife and their habitat. Clear? Next आता है, what makes Shubukov misunderstand the purpose of Lomov's visit? अब Shubukov misunderstand क्यों कर रहा था Lomov की visit का purpose? अब जिस तरीके से Lomov के पास Lomov ड्रेसअप होके गया था Shubukov के पास, तो भाई उसे लगा कि he had came to ask for money, but ऐसा नहीं था, ठीक है। Lomov came to Shubukov's house in formal dress, so Shubukov thought that Lomov must have come to borrow money as he had been doing the same earlier. But the actual purpose of his visit was to propose his daughter Natalia. Thus Shubukov misunderstood the purpose of Lomov's visit, right? Money is external. What does the poet mean by this expression taken from the Ball poem? So इसका क्या मतलब था कि money से मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो खरीद ली जाती है, बट उसकी वो वर्थ नहीं होती जितनी मेमोरीज की वर्थ होती है। मेमोरीज, लव, यू कैन नॉट बाय इट फ्रॉम मनी, right? So by this expression the poet intends to make us realize that mere material value of money, which is no way helps us to understand the essential worth of commodity. In this world of possessions, the value of money is only to buy things, and this does not make us understand the true value of things, right? Next, answer any two of the following three qualities in about 40 to 50 words. अब हमारी बुक शुरू हो रही है, footprints without feet. इसमें भी you have to answer 2 questions out of 3, right? So how did Ossible befool Max about the balcony? अगर आपको याद हो तो Ossible ने बेवकूफ़ बनाया था Max को about the balcony, जिसकी वजह से तो वो balcony में step करके balcony से नीचे गिर गया था और मर गया था, right? So Ossible was a very intelligent spy agent. When he found Max waiting for him in his room, he immediately thought of the plan. He told Max that there is balcony from where people enter in his room, that Max must have also entered from there. Max got convinced about the story, and hence when someone knocked at the door, he ran towards the balcony to hide and died. Clear? Then moving off to the next question, Griffin's brilliance as a man of science fades before his darker traits. Comment. So Griffin was a lawless person. Yes, he was disliked by most people and was quick-tempered, burnt the house of the landlord to take a revenge on him, stole money at priest's house. Thus we can say that he was undoubtedly brilliant scientist, but his brilliance eclipsed by his negative traits. Right? वो brilliant तो था, but उसकी जो brilliance थी वो completely खत्म हो गई थी because of his own darker side. Clear? Next, what does Noodle tell Think Tank about the books? Book के बारे में क्या बोला था Noodle ने Think Tank को? उन्होंने बोला था Noodle ने Think Tank को कि I think it is some sort of a communicative device, right? So Noodle hesitantly informed Think Tank
that the books was sort of a communication device. He told that he had seen surveyors' films of those sandwiches. He had noticed that the Earthlings did not eat them. They used them as a sort of communication device. Clear? Then moving on to the next question. Answer any one of the following two questions about 100 to 120 words. अब जो 6 मार्कर्स है, हमेशा याद रखना कि जो 6 मार्कर्स है, आपने मेनली 100 to 120 वर्ड्स में उसको आंसर करना, राइट? So let's start with the question. Let's read it. Gautami comes to Buddha praying to him to revive her dead son. Okay, Buddha asks her to bring a handful of mustard seed from a house where no one has a lost child, husband, parent, or friend. Through this simple act, Buddha communicates the most profound truth of life, not only to Gautami but also the whole mankind. What is the truth that Buddha communicates? What lesson does Gautami learn? What changes would take place in common man's life if that truth is understood? ठीक है, तो ये हमने सारे क्वेश्चन को आंसर करना है. पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ दैट बुद्धा कम्युनिकेट्स? व्हाट लेसन गोतामी लर्नड? व्हाट चेंजेस वुड टेक प्लेस इन कॉमन मैन लाइफ? अगर ये सच्चाई हम समझ ले तो ठीक है. तो एक एक पैराग्राफ लेंगे, ठीक है. After answering one question, we'll move towards next paragraph. After answering second question, then again next paragraph. After answering third question, we will end the answer. Right? So the Buddha communicates the truth of life, that death is common to all. The life of mortals, that is human beings, is troubled, brief, and combined with pain and untold suffering. Nobody can escape death. So those who are born will certainly die one day. Hence, we should not grieve on death. Next stanza for next question. Kisa Gautami learns the lesson that death is the ultimate truth of life. She could not find any house when no one had never died. She now realized that death comes to all. No one can escape death. The lights of the city flicker and resembles the fate of the men. If a common man realizes that death is common to all, he will not weep on death and never grieve on sorrows. He can get peace of mind by drawing out the arrows of lamentation from his heart. He who has overcome sorrow will be free from sorrow and be blessed. Clear? Then again moving on to the next question, because इसमें और वाला part था. Difficulties do come in our lives, but they are not there to stay forever. Comment on this statement with reference to the poem Fog by Carl Sandburg. When people face difficulties in their life, at the end, these problems tend to leave them hopeless and shattered. It takes a lot of courage for anyone to overcome their problem and to even try to solve it. But if we take a lesson from this poem, Fog, and compare our difficulties to a fog, we find that just like a fog, the difficulties also come and go. They are not a permanent resident in our lives and hence don't stay forever. There is no need for us to become hopeless and lose courage when are faced with problems. When we are faced with problem, we should rather try to think of those difficulties or problem as fog, meaning that think of it as something that has not come to stay with us for long, but something will always leave, like every other bad period of our lives. Right? तो ये क्वेश्चन जो थे आपके दोनों, ये थे बीहाइव से. अब एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सीकिंग. राइट? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस in about 100 to 120 words. Albert Einstein said the important thing is to never stop questioning. Richard was a genius who proved this quote true. Justify. ये क्वेश्चन है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का. So yes, surely this statement is true in the case of Richard Ebreit, because he always kept himself busy in constructive experiments since his early childhood. He had a habit of asking questions about new things and his mother answered all his questions in the most satisfying manner. This question and answer round turned into a habit in Richard and he kept on probing things. His scientific bent of mind led him to carry on experiment after experiment and reach a purposeful conclusion. Although to reach his goal, he was helped by many people in his journey, especially his mother, whose contribution is commendable. He had patiently waited for almost a year to study butterflies' migration. This shows that he never stopped midway and finally became a great scientist.
एंड इससे हमें भी लेसन मिलता है कि ये 30 डेज का चैलेंज हमें पूरा करना है. वी डोंट हैव टू स्टॉप मिडवे. अगर हम मिडवे पे स्टॉप हो गए तो जो हमारा गोल है ना 99% लाने का, 95% अबव लाने का, वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे. तो मेक श्योर इस न्यू ईयर पे जो आपने रेजोल्यूशन बनाया है ना 30 डेज चैलेंज सैम्पल पेपर करने का, वो आपने करना है. वो आपने मिडवे नहीं छोड़ना. अगर आप मिडवे छोड़ दोगे तो आपका गोल छूट जाएगा. ये आखिरी मौका है. इस आखिरी मौके को फतेह कर दो. Okay, moving towards the next question. Give a brief character sketch of Mrs. Pumphrey. What values are reflected through her character? Mrs. Pumphrey was a rich lady, first thing, with a lot of love for pet dog. She loved to live comfortably in a luxurious way. She took an extra care of Tricky by overfeeding him. She was not very intelligent as she was not able to make out that the excess of weight, the excess of weight and the fur coats do not allow the dog to move and play. She thought that her loving pet was serious. She was so fond of her dog that she had got a wardrobe separate for daytime and nighttime beds and a number of lovely fur coats. She pampered Tricky by giving him the food that should not be given to a dog. She was really a loving lady as the news about the surgery of her pet dog shocked her and her eyes brimmed with tears. She could not refuse delicious and favorite food to Tricky, which made him overweight and inactive. Even in the hospital, she sent him eggs and brandy. Her fondness for the dog and extra care showed that she had motherly attitude towards Tricky. And yes, here is the end of the day 1 challenge, sample paper 1 done. तो आप ये एक बार सैम्पल पेपर 1 गो थ्रू करिए. अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स पे, या फिर डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर गिवन है उस पर हमें कांटेक्ट करिए. वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद द PDF ऑफ दिस सैम्पल पेपर. और फिर एक बार इसे खुद भी करने की कोशिश करें. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इन Day 2 टैलेंट चैलेंज फॉर सैम्पल पेपर. सो बाय बाय एवरीवन.